हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और साथियों, आ चुके हैं हम आप सबों के बीच लेके झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए महामैराथन। जी हां साथियों, आप लोगों के लिए महामैराथन लेके आए हैं। अगर आप साइंस के 20 फरवरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बस आप इतना देख लो, आपका ऑब्जेक्टिव का बेड़ा पार लग जाएगा। यूं कहें तो आप इतना देखने के बाद मैट्रिक पास हो जाओगे। विज्ञान के हम यहाँ पे 350 क्वेश्चन आपको कराने वाले, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। और इतना सवाल करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव में आप धुआं उड़ा दोगे साथियों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको कराएंगे पूरा मैराथन यहां पे 350 क्वेश्चन का। सबसे पहले बता दें साथियों, ये हमारा 3 पार्ट में बटा होगा। इसमें हम लोग फिजिक्स को करेंगे, अगले में हम लोग केमिस्ट्री को करेंगे या फिर बायोलॉजी को, और उसके नेक्स्ट में हम लोग केमिस्ट्री को करेंगे। यानी कि 3 पार्ट को मिला के हम लोग 350 एमसीक्यू करते हैं। अगर आप इन तीनों वीडियोस को देख लेते हो तो साइंस के 20 फरवरी के एग्जाम में आप गर्दा उड़ा के आओगे, तहलका मचा के आओगे। ये जैक रैंकर्स का आपसे वादा है साथियों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। टोटल हम लोग साथियों 350 ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और एक एक का आंसर बहुत स्पीड वे में देखेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा स्लो देखते हैं तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा होगा। तो हमें स्पीड वे में देखना है और हम डिस्कस कम से कम करेंगे क्वेश्चन पे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल यहां पे 350 क्वेश्चन कराएंगे। 350 में साथियों आपको फिजिक्स में कराया जाएगा क्वेश्चन। फिजिक्स में सर कितना क्वेश्चन कराए थे बता दूं क्या? बता देता हूं साथियों। फिजिक्स में हम आपको टोटल 115 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे। फिजिक्स में आपके जितने भी चैप्टर हैं, यानी कि भौतिकी के जो आपके पार्ट है, लगभग 5 से 6 चैप्टर हैं आपके, वो सारे कवर इसमें हो जाएंगे। दूसरा अगर बात करें साथियों, तो दूसरा हमारा जो पार्ट होगा वो हो जाएगा बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे? तो सर बायोलॉजी में हम लोग 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी में, 115 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा फिजिक्स यानी कि भौतिकी में। अगला जो हमारा पार्ट है साथियों वो है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी हम लोग करेंगे टोटल कितने क्वेश्चन साथियों? 105 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो झारखंड बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों। तो कुल मिला के हम लोग 3 वीडियो फिजिक्स का, दूसरा हमारा बायोलॉजी का और तीसरा हमारा केमिस्ट्री का वीडियो रहेगा। अगर आप तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो 350 एमसीक्यू करने के बाद आप में ये बिलीव हो जाएगा, आप में ये विश्वास पैदा हो जाएगा कि हम साइंस में जो है 30 में से 30 करके आएंगे झारखंड बोर्ड की परीक्षा में। क्लियर है साथियों? बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। मैं आज के इस वीडियो में आपको कराना वाला हूं पूरा फिजिक्स साथियों। पूरा फिजिक्स यानी कि 6 से 7 चैप्टर जो आपके फिजिक्स के हैं वो कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से महामैराथन के तौर पे आपको कराए जाएंगे। और इतना देखने के बाद साथियों आपका मैट्रिक का टेंशन साइंस के लिए जो है, ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे साथियों। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ जैक रैंकर सरू सर के द्वारा। आप सबों को साथियों मैं एक बार बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हुए तो होना चाहते हैं तो 9835146164 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको साथियों एक बार थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी कि आपको जैसा कि बताएं कि 115 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 115 में से आपका कितना सही होता है वो लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बता के जाना है, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है साथियों। और इसको गर्दा के शेयर करना, दब के शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट को ये सेशन पहुंच सके और वो अपनी परीक्षा में बेहतरीन सहयोग कर सके। चलिए इसी आवाज और इसी जोश के साथ हम कोशिश करेंगे पूरे 115 क्वेश्चन आपको कराने की। क्लियर है साथियों? जैक रैंकर्स यूट्यूब चैनल सरू सर के द्वारा ये बेहतरीन सेशन आपके लिए लिया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार करूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा साथियों, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द ला सके। क्लियर है साथियों? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के महामैराथन से हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है साथियों? तो आपको याद होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है साथियों। क्लियर है? प्रकाश के परावर्तन के सर कितने नियम है? 2 नियम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। बोला गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है साथियों? तो याद रखना समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाती है? तो अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी साथियों कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है
साथियों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो झारखंड बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों। करके जाते हो तो गर्दा उड़ाओगे, धुआं धुआं उड़ा दोगे। जो भी स्टूडेंट इस सेशन को पूरा देख के जाएगा वो एग्जाम में हमेशा हमेशा के लिए एकदम गर्दा उड़ा के आएगा, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश की किरण हमेशा कैसे सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर है साथियों। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है वो हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। और एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आंसर हमेशा सीधा के साथ क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा साथियों? काल्पनिक होगा। जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो कैसे बनेगा? काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक का एक और नाम है साथियों आभासी। क्या नाम है? आभासी। क्लियर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सीधा और आभासी बनता है। क्लियर है। सीधा और आभासी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है साथियों, तेल लगा कागज होता है। जिस कागज में साथियों तेल लग जाता है वो कागज कैसा बन जाता है? तो पारदर्शक बन जाता है, पारभाषक बन जाता है। ठीक है साथियों, पारभाषक बन जाता है या पारदर्शक, तो पारभाषक बन सकता है, यानी कि एक पार से हम दूसरे पार को देख सकते हैं। बहुत ज्यादा क्लियर नहीं लेकिन हाँ देख सकते हैं, तो पारभाषक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न की ओर बढ़े। बोला गया है साथियों अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपको पता होगा ये साथियों अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम लोग इस साइड लेते हैं, इधर साइड लेते हैं, तो फोकस दूरी हमेशा साथियों पीछे ले रहे हैं। और जब पीछे लेते हैं तो कैसा होगा साथियों? तो ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सातवां नंबर। बोला गया इनमें से दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र पूछा गया कौन सा साथियों? तो आपको पता होना चाहिए 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है साथियों? 1/f होता है। 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट साथियों? ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर ए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल रहा होगा हाँ सर पूछा तो गया है। ठीक है, सारा कराऊंगा, लेंथ से कराऊंगा, सब चैप्टर से कराऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहां पे कराई जाएगी। अब फोड़ दोगे अब सब कुछ साथियों। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। अगला बोला है फोकस दूरी क्या होती है साथियों? r/2 होती है। सत्य है। केवल किसके लिए? आपको पता होगा फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो ये किसके लिए सत्य है? क्या अवतल दर्पण में भी होती है? हाँ सर अवतल दर्पण में भी होती है। क्या उत्तल दर्पण में भी होती है? बिल्कुल सर, उत्तल दर्पण की तो भी फोकस दूरी वही होती है। तो r/2, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों में। ठीक है, ए और बी दोनों में, ऑप्शन नंबर सी। आठवें नंबर सवाल के बाद साथियों नौवें नंबर सवाल है हमारा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक, उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। बोला गया है ये अवतल दर्पण है। बोला गया साथियों हम लोग वस्तु को कहां रख दें कि हमारा जो है ये प्रतिबिंब बने वो उल्टा और वास्तविक लेकिन समान आकार का बने साथियों। तो ये हमारा साथियों ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र पे रखना होगा। ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 10वां नंबर बोला गया उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। आपको पता होगा साथियों आपका जो उत्तल दर्पण होता है, जैसे गाड़ी के जो साइड मिरर में लगाया जाते हैं उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और साथ ही साथ क्या बनता है साथियों? छोटा बनता है। आपके जो गाड़ी में है मोटरसाइकिल में देख सकते हो साइड में जो मिरर है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा छोटा बनता है। तो पूछा गया है कि उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है, अतः आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन क्या होता है साथी? छोटा होता है। तो छोटा होने पर आवर्धन हमारा कैसा हो जाएगा? धनात्मक ही होगा लेकिन छोटा होगा साथियों। क्लियर है। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, धनात्मक होगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है साथियों? क्लियर है। तो धनात्मक किसकी होती है? तो उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण साथियों ऐसे रहते हैं और इनकी फोकस दूरी कहां पे रहती है साथियों? धनात्मक में होती है उत्तल दर्पण। क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अवतल की कैसे होती है? ऋणात्मक, अभी हम लोग पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि चीजें कैसे दिखे? बड़ी दिखे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 का ए नंबर। क्लियर है साथियों, 12 का ए नंबर हो जाएगा। अच्छा, अवतल दर्पण का और प्रयोग हम लोग कहां करते हैं सर? अवतल दर्पण का हम लोग और प्रयोग कहां करते हैं? तो आंख, नाक और जो गला के जो डॉक्टर होते हैं वो भी करते हैं, ENT के जो डॉक्टर होते हैं। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर। बोला
गया है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी बताओ। आपको पता होगा साथियों, वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं, r कितना दे रखा है 40। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी यानी कि r/2। तो वक्रता त्रिज्या दिया है 40, 40/2 करेंगे कितना आ जाएगा सर, तो 20 घर में कटेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 13 नंबर का सी नंबर 20 सेंटीमीटर। क्लियर है साथियों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला गया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो आपको जैसे कि पता है कि प्रकाश के परावर्तन के जैसे 2 नियम है, वैसे प्रकाश के अपवर्तन के साथियों कितने नियम है, तो 2 नियम है, ऑप्शन नंबर 14 का बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक इसमें से कौन सा हो जाएगा साथियों, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक होता है। क्लियर साथियों, ऑप्शन नंबर डी 15 का सही जवाब हो जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न देखें साथियों, तो बोला गया है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। साथियों अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस और अभिसारी दर्पण। अभिसारी लेंस के बाद हमारा साथियों एक होता है अपसारी। तो पूछा गया अभिसारी लेंस इनमें से किसको कहा जाता है। तो याद रखना है साथियों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को साथियों, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि उत्तल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछे साथियों अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अवतल लेंस को कहा जाता है साथियों अपसारी। क्या कहा जाता है, अपसारी। क्लियर है, क्लियर है। ये लेंस की बात हो गई साथियों। अगर दर्पण पूछे तो उल्टा होगा सर, उल्टा क्या होगा, तो अवतल में जो है साथियों अभिसारी दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण बात करें तो अभिसारी होता है, ठीक है। और उत्तल लेंस की बात करें तो वो ये उत्तल दर्पण की बात करें तो अपसारी होता है। क्लियर है साथियों। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना। आपको बता दूं कि अवतल लेंस साथियों, अवतल लेंस जो होता है वो कैसा होता है, तो अपसारी। क्या होता है, अपसारी, ठीक है। लेकिन अगर अवतल दर्पण पूछे, दर्पण अगर दे दे तो अभिसारी हो जाएगा। क्लियर है। वैसे उत्तल लेंस क्या होता है साथियों, अभिसारी, लेकिन उत्तल दर्पण दे दे तो क्या हो जाएगा, अपसारी। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है। लेंस के आवर्धन का फॉर्मूला पूछा गया साथियों, इनमें से कौन सा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, लेंस का आवर्धन हम लोग वस्तु की जो है प्रतिबिंब की आकृति बटे वस्तु की हम लोग क्या लेते हैं, आकृति। तो प्रतिबिंब ये हो गया और ये बिंब हो गया, v/u हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी साथियों, डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी 17 का। 18वें नंबर सवाल की ओर बढ़े तो बोला गया है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ प्लस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो प्लस में जब होता है साथियों तो आपको याद होना चाहिए कि प्लस किसका होता है, तो उत्तल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर माइनस रहता तो अवतल हो जाता। क्लियर है साथियों। अगला देखते हैं। अगला बोला गया निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो बोला गया है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। क्लियर है साथियों। बताओ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अवतल लेंस में प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन, बोला गया है जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन क्या होता है साथियों, ये पूछा गया। तो आवर्धन हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। कैसे साथ, प्रतिबिंब जब हमारा वास्तविक होता है तो हमारा जो ये जो फिगर बनता है साथियों कुछ नीचे इस तरह से बनता है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास होता है। तो आवर्धन हमारा जब ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, नीचे होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल लेंस के बारे में पूछा गया तो अवतल लेंस के बारे में साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। बोला गया है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा गया साथियों। तो याद रखिएगा आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, यह मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में साथियों आपका 2 फोकस होता है, आपको पता होना चाहिए। ये वाला लेंस की अगर बात करें तो एक फोकस इधर होता है, एक फोकस इधर होता है, ठीक है। तो लेंस में कितने फोकस, या फिर आप कह सकते हैं फोकस और 2f होता है। तो कितने फोकस है साथियों, तो 2 फोकस होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर 23वें नंबर का। 24वें नंबर सवाल की ओर बढ़े। बोला गया है किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते
कहते हैं? बाहर की ओर उभरे हुए साथियों बोला गया है, दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसको क्या कहते हैं? एक तो ऐसे बाहर की ओर, एक ऐसे बाहर की ओर, तो इनको कौन सा लेंस कहा जाता है? इनको सर उत्तल लेंस कहते हैं। अगर पूछता अंदर की ओर झुका हुआ है तो ये हमारा अवतल लेंस हो जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, यानी कि उत्तल लेंस में जब साथियों बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब साथियों कैसा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस साथियों जिसमें हम लोग एक साइड से दूसरे साइड को देख सकते हैं उसी को लेंस कहते हैं। जल में भी देख सकते हैं, कांच में भी देख सकते हैं, प्लास्टिक में भी देख सकते हैं, लेकिन साथियों मिट्टी में जो है हम लोग एक साइड से दूसरे साइड नहीं देख सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? लेंस किसको नहीं बनाया जा सकता? तो मिट्टी को। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? तो साथियों प्रकाश की चाल इसमें से किसमें अधिकतम होगी? तो पूछा गया हीरा, शीशा, जल या हवा में। तो हवा में साथियों, क्योंकि हवा में जो है अपवर्तनांक कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? साथियों अभी बताएं, अपसारी लेंस किसको कहते हैं साथियों? तो अवतल लेंस को कहते हैं। 28 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस कहते हैं अपसारी को। क्लियर है? अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर बोला गया है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा। साथियों पूछा गया है, वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी कि निर्वात में? तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि सर निर्वात में होगी, निर्वात में तो कोई चीज है नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? वायु में कि निर्वात में? तो पूछा गया वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? निर्वात की अपेक्षा साथियों कम होगी। ठीक है, निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल कैसे होगी? कम होगी। 29 का ए नंबर। 30वां नंबर पूछा गया, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है। जब आवर्धन साथियों ऋणात्मक आ जाए तो कैसा मान बताता है? तो मान बताता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो उल्टा बना है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोला गया है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किसी वस्तु का साथियों आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 31 नंबर का। जल्दी से बताओ कौन सा जो है बनाता है हमारा आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब? तो आंसर हो जाएगा साथियों समतल दर्पण से। किसके? समतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साथियों 31 के बाद हमारा 32वां नंबर बोला गया है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का क्या मान होता है साथियों? साइन आई बटे क्या होता है? साइन आर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 32वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रकाश के जो माध्यम होते हैं साथियों वो कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक तो सघन माध्यम और दूसरा सर विरल माध्यम। एक तो सघन माध्यम और दूसरा सर विरल माध्यम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो 34वां नंबर बोला गया है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन की अपेक्षा क्या होगी? मान के चलो साथियों आपको एक ऐसे रास्ते पे चलने बोले जहां पे बहुत ज्यादा पेड़ है, और आपको एक ऐसे रास्ते पे चलने बोले जहां बिल्कुल खाली रास्ता, तो किसमें आप तेज चलोगे? तो सर जिसमें खाली रास्ता, तो खाली वाला हो गया विरल और पेड़ वाला हो गया सघन। तो पूछा गया साथियों विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन की अपेक्षा क्या होगी? तो सघन की अपेक्षा क्या होगी? अधिक होगी साथियों। क्या होगी? अधिक होगी। तो विरल माध्यम में चाल क्या होगी? सघन की अपेक्षा अधिक होगी। ऑप्शन नंबर बी 34 का सही हो जाएगा। 35वां नंबर सवाल है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। तो पानी से भरी बाल्टी साथियों इसकी गहराई कम दिखने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। पेंसिल साथियों रख दे पानी में तो थोड़ा टेढ़ी दिखता है, क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या? अभी हम आपको बताएं आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है साथियों? 37वें नंबर सवाल की ओर बढ़े तो बोला गया है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ये साथियों निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं ये पूछा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन। मान के चलो साथियों ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म में ये किरण आई, आने के बाद यहाँ पे गई साथियों, ये जो है जाने के बाद ये देखो आने वाली किरण हो गया, ये जाने यहाँ निर्गत हुई, और यहाँ से जो निकलती है साथियों निर्गत किरण और इसके बीच जो कोण बनती है अभिलंब के बीच, उनको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं साथियों? तो परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हमारा 38वां नंबर सवाल पूछा गया है,
सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी साथियों कितनी सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। आंसर बहुत सोच के लगाना, सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा साथियों, मीटर में नहीं लगाना है। क्लियर है? और अगर पूछे अधिकतम दूरी तो साथियों अनंत हो जाएगी। क्लियर है? अगला सवाल पूछा गया, रेटिना पे किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है साथियों? तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? अभिनेत्र लेंस में हमारा जो रेटिना होता है उसमें हमारा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हमारे लेंस में क्या कौन सा लगा होता है हमारे नेत्र में? तो उत्तल लेंस, उसी को अभिनेत्र लेंस बोलते हैं साथियों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना साथियों, एक चीज मैं बता दूं, उत्तल दर्पण समझो जरा सा, उत्तल दर्पण का जो कैरेक्टरिस्ट है, यानी कि उत्तल दर्पण की जो विशेषता है साथियों, वो अवतल लेंस से मिलेगा। किससे? अवतल लेंस से मिलेगा। और अवतल दर्पण की जो चीजें हैं, अवतल दर्पण की जो चीजें हैं साथियों, दर्पण की जो चीजें हैं अवतल का, वो उत्तल लेंस से मिलता है। क्लियर है? तो उल्टा होता है, दर्पण और लेंस में उल्टा होता है। तो आपको जैसे कि पता है गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या बना? सीधा बना। क्या बना? सीधा बना। लेकिन साथियों यहां पे क्या बोल रहा है? उल्टा बनता है। तो उल्टा किसमें बनता है? यहां अवतल दर्पण में सर उल्टा बन रहा था, तो उत्तल लेंस में उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी था। क्लियर है? अगला बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है साथियों? नेत्र हमारी जो आंख होती है उसका रंगीन भाग कौन सा होता है साथियों? तो हमारी जो परितारिका होती है वो हमारे कौन से भाग होती है? रंगीन भाग होती है। क्लियर है साथियों? परितारिका हमारा 40 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। अगला है, पूछा गया है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? सर अभी आपने तो बताया उत्तल लेंस पाया जाता है। किस प्रकार का लेंस? उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला सवाल है साथियों, मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं साथियों? दृष्टि पटल कहते हैं। और दृष्टि पटल का एक और नाम है साथियों, क्या नाम है? रेटिना नाम है। क्लियर है? मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं एक भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कम क्वेश्चन लिया और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है साथियों। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य नेत्र यानी कि आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अभी हम आपको क्या बताएं कि उल्टा होता है साथियों। और जब भी उल्टा होगा तो कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा साथियों। उल्टा जब भी होगा तो क्या बनेगा? वास्तविक। हम शुरुआत में ही आपको बताएं कि सीधा जब होगा साथियों तो आभासी यानी कि काल्पनिक बनेगा। सीधा होगा तो आभासी यानी कि काल्पनिक बनेगा। तो उल्टा होगा तो कैसे बनेगा? वास्तविक होगा। और हम आपको क्या बताएं कि आंख में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है? उल्टा। तो उल्टा के साथ क्या होगा? वास्तविक। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला सवाल की ओर बढ़े तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो हमारी पुतली के जो साइज को नियंत्रित करता है वो साथियों उसको क्या कहते हैं? परितारिका। हालांकि देखो आपको बोल भी दिया गहरा पेशीय डायफ्राम। अभी हमने आपको बताया कि कलर किसमें होता है? गहरा कलर वो परितारिका में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। बोला गया है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में जो हमारी प्रकाश की किरण पर ये एंटर करते हैं उनका अपवर्तन कहां होता है साथियों? तो वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला बोला गया है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली जो है पूर्ण रूप से फैल जाती है? जब आपका लाइट कम होगा साथियों तो आंख आपका बड़ा हो जाता है, और जब लाइट कम होता है जैसे धूप में जाते हैं तो आंख क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो पूछा गया है कि किसकी शिथिलता से पूर्ण रूप से पुतली फैल जाती है साथियों? ये सवाल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? परितारिका से। किसकी? परितारिका से। क्लियर है साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46 का। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला बोला गया है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/16 सेकंड तक। ठीक है? जैसे हम अभी देख रहे हैं कोई चीज फट से आंख हटा भी लेते हैं तो 1/16 सेकंड तक उसका प्रतिबिंब आपके आंख में रहता है। अगला पूछा गया है, क्वेश्चन है साथियों, किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे आपको छोटा सा ट्रिक बताएंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाता है। तो याद रखना एक छोटा सा ट्रिक है साथियों, 3 का 4 क्या याद है? 3। ये पहले मैं आपको बता दूं ट्रिक हमारा क्या है, 2 का 3 क्या सर? 2 का 3। और दूसरा ट्रिक क्या है? 3 का 4। ये क्या ट्रिक है सर? समझ में नहीं है, मैं बता रहा हूं ना। 2 का 3 जैसे दूर दृष्टि दोष, दूर साथियों 2 वर्ड है, 2 अक्षर है, तो 3 इसका आंसर हो
जाएगा उत्तल। उत्तल, उत्तल में कितना अक्षर है? 3 अक्षर। अच्छा, दूर को ही दीर्घ बोलते हैं, इसमें भी तो 2 अक्षर है, तो आंसर हो जाएगा उत्तल। उत्तल 3 अक्षर, 2 का 3। अच्छा, 3 का 4 हो गया सर, 3 का 4 मतलब निकट। निकट, निकट, निकट में कितना शब्द है सर? 3 अक्षर है, और 3 का आंसर हो जाएगा 4। 4 कौन सा सर? अवतल। अवतल में कितना है? 4। तो याद आपको कर लेना, 2 का 3, 3 का 4, 2 का 3, 3 का 4। अच्छा, कैसा लगा ट्रिक? कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चा देख रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है। क्लियर है? तो आंसर पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष को। सर 2 का 3 होगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, खत्म। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सर। 48 नंबर सवाल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 49वां नंबर सवाल पूछा गया, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, अधिकतम पूछे तो अनंत और न्यूनतम पूछे तो हो जाता 25 सेंटीमीटर। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया है जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें कौन सा दोष होता है? देखो उल्टा होता है साथियों, निकट का अगर देख नहीं पाया, अगर वस्तु है निकट में और उनको देख नहीं पाया तो दोष होगा उल्टा। कौन सा सर? दूरदृष्टि दोष। निकट की वस्तु को नहीं देखा तो दूरदृष्टि दोष, और दूर की वस्तु को नहीं देखा तो निकट दृष्टि दोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बच्चा कंफ्यूज होता है तो आपको याद रखना, निकट वाली वस्तु नहीं दिखता तो आंसर क्या होगा? दूर वाली। दूर वाली नहीं दिखता तो आंसर कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 50वें नंबर सवाल का साथियों? तो इसको कौन सा दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष। क्लियर है? अगले सवाल की बोला गया है किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस से निवारण किया जाता है। साथियों उनको कौन सा दृष्टि दोष हुआ होता है? उनको कौन सा दृष्टि दोष हुआ होता है? तो साथियों याद रखना, जरा दूरदृष्टिता। सर जरा दूरदृष्टिता में कौन सा रोग होगा? तो आप चश्मा आप पहनते हैं, आपके दादाजी आपके जो हैं तो पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? तो देखना कभी कभी चश्मा को आप आंख के ऊपर करता होगा, कभी आंख के नीचे, तो उसमें दोनों लेंस लगा होता है, उत्तल और अवतल दोनों साथियों। तो उसी को बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता, यानी कि वो कभी कभी निकट की वस्तु को, कभी कभी दूर की वस्तु को नहीं देख पाते। क्लियर है? तो इसमें जो है ये रोग होता है, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं साथियों जरा दूरदृष्टिता को किससे? द्विफोक्सी लेंस से ठीक किया जाता है। अच्छा, निकट को किससे किया जाता है? निकट को सर 3 का 4 अभी तो आपने बताया, अवतल से ठीक किया जाएगा। दीर्घ को किससे दूर किया जाता है? सर 2 का 3 तो बताया, उत्तल से ठीक किया जाएगा। अच्छा, जरा दूरदृष्टिता तो को अभी तो बताया, द्विफोक्सी से किया जाएगा। और मोतियाबिंद का साथियों किससे किया जाता है? ऑपरेशन से किया जाता है। ठीक है? क्लियर है साथियों? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों। अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा बोला गया है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी कि कौन सा रंग साथियों कम से कम फैलता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 52 नंबर का ए नंबर, लाल रंग साथियों। कौन सा? लाल रंग। और सबसे ज्यादा कौन साथियों फैलता है? तो नीला रंग, इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे कम विचलन किसका होता है? सबसे न्यूनतम विचलन फैलता कौन है? लाल रंग। आपको पता होना चाहिए साथियों, बेजानी पी नाला, बेजानी पी नाला, ये ठीक है साथियों, जिसके सारे आप लिख सकते हैं। ठीक है? बेजानी पी नाला, ये आपको याद रख लेना। सबसे ज्यादा बैंगनी रंग जो है विचलित होता है, सबसे कम लाल रंग। ठीक है? इंग्लिश में बोले तो विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है? वॉयलेट सबसे जो है ज्यादा कह सकते हैं साथियों ये विचलन होता है, और रेड सबसे कम। क्लियर है? अगला कुछ सवाल देखते हैं। बोला गया है कौन से रंग, जिसका कौन सा रंग है जिनको खतरे के सिग्नल के लिए उपयोग करते हैं? साथियों खतरे के सिग्नल के लिए हम लोग उसी रंग को प्रयोग करेंगे जो दूर से दिखाई दे। दूर से कौन सा? लाल रंग। सर लाला नहीं होगा, लाल रंग होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है? इसलिए जो है शादियों में जो है लड़कियों को सर रेड ड्रेस पहनाया जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा पूछ ले तो खतरे के लिए लाल रंग दिखाई देता है सर, अगर बताएं खतरा के बाद कौन सा होता है? सेफ के लिए हम लोग कौन सा रंग दिखाते हैं? हरा रंग दिखाते हैं सर। हरा बोले तो ग्रीन कलर सर। ठीक है? क्योंकि ग्रीन जो है रेड के बाद जो है सबसे कम विचलित होने वाला। अगला बताएं सर। अगला बोला गया श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो सबसे अधिक अभी हम आपको कौन सा बताएं साथियों? नीला सबसे अधिक कौन सा होता है? बैंगनी सर। कौन सा हो जाता है? बैंगनी। 54 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा गया स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं साथियों? तो स्पेक्ट्रम जब हम लोगों को प्राप्त करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सर प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोला गया है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से
लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कौन सा आंसर हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों इसका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि प्रकाश की किस घटना के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व जो है साथियों सूर्य हम लोगों को दिखाई देने लगता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर साथियों कौन सा हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े तो हमारा क्वेश्चन है 57वां नंबर, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव पूछा गया साथियों, प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़े। बोला गया है वायुमंडल में प्रकाश किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वर्ण मतलब सर कलर होगा। कौन से कलर का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, यानी कि सबसे अधिक कौन सा कलर फैल जाता है साथियों? तो आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा? 98वें नंबर का आंसर हो जाएगा साथियों हमारा। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है साथियों, इसलिए नीला हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए विबग्योर होता है, VIBGYOR। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है साथियों हमारा ये वायलेट का, वायलेट मतलब हो गया बैंगनी, उसके बाद इंडिगो यानी कि जामुनी, उसके बाद ब्लू, ब्लू यानी कि नीला का। तो साथियों यहाँ पे नीला ऑप्शन है इसलिए नीला हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक पूछे तो साथियों सबसे अधिक अगर पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? बैंगनी का हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। ठीक है, अगले सवाल की बोले 98 के बाद 59वां नंबर। बोला गया है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है साथियों, तो किससे व्यक्त करते हैं तरंगदैर्घ्य को? तो एंगस्ट्रम से, यानी कि तरंगदैर्घ्य को किससे नापते हैं? एंगस्ट्रम से। एम्पियर को किससे, एम्पियर कौन किस चीज के नापने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा के लिए साथियों। ठीक है, शक्ति के लिए हम लोग जूल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग ये ऊर्जा के लिए करते हैं। कैंडेला का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो ज्योति तीव्रता के लिए। ये सब नहीं पूछेगा, आपको यही पूछेगा। एंगस्ट्रम का प्रयोग साथियों तरंगदैर्घ्य के लिए और एम्पियर का प्रयोग विद्युत धारा के लिए। क्लियर है? अगला बोला गया है किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा साथियों तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। तरंगदैर्घ्य यानी कि साथियों जो ज्यादा दूरी ट्रेवल कर सकता है, जो ज्यादा दूर से दिखा जा सकता है, तो वो लाल होगा। और सबसे कम कौन सा हो जाएगा साथियों? बैंगनी हो जाएगा सबसे कम। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़े। बोला गया विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो देखो ये चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है साथियों, चैप्टर नहीं हटाया लेकिन हाँ टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन आपको कर लेना, क्या पता ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। तो पूछा गया विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र कहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर जिसको एमीटर बोलते हैं साथियों, कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपको याद रखना साथियों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? अगला पूछा जाए, अगर पूछ ले आमीटर को तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए साथियों। अगर पूछे वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं साथियों? तो याद रखना समांतर क्रम में। ठीक है, वोल्ट मीटर को किस में? समांतर क्रम में, और आमीटर को श्रेणी क्रम में। अगला सवाल है साथियों विद्युत धारा का SI मात्रक पूछा गया। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है साथियों? कूलम्ब है। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक कूलम्ब है। अच्छा, विद्युत आवेश का SI मात्रक, ये माफ करना, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। ठीक है, दिखा सही रहा हूं लेकिन बोल देते हो, थोड़ा सा समझो चीजों को। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है साथियों। अगर पूछे विद्युत कूलम्ब किसका मात्रक होता है? तो कूलम्ब होता है साथियों विद्युत आवेश का SI मात्रक। ठीक है, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है साथियों, और वाट किसका होता है? शक्ति का SI मात्रक। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन की बोले तो बोला गया है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक बनाएंगे साथियों, इसके लिए कौन सा पदार्थ चाहिए? नरम लोहा चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बोला गया आमीटर का प्रतिरोध होता है साथियों। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है आमीटर जिससे हम लोग करंट को सर मेजर करते हैं, करंट को नापते हैं, उसका प्रतिरोध बहुत छोटा हो सकता है, यानी कि छोटा कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर छोटा हो जाएगा। हालांकि ऐसा ऑप्शन आपको नहीं देगा, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा शिफ्ट किए, बहुत छोटा इसका आंसर होता है, लेकिन छोटा ही आपको रखना है। क्लियर है? आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये छोटा होता है। यहाँ पे कम देना था, बहुत कम। अगला क्वेश्चन है आमीटर निम्नलिखित में से किसे मापता है? साथियों आमीटर को हम लोग क्या चीज मापते हैं? तो विद्युत धारा को मापते हैं। अभी क्लियर है? विद्युत धारा को हम लोग आमीटर से नापते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश को किससे मापते हैं साथियों? तो विद्युत आवेश को किससे मापते हैं? वो कूलम्ब में मापा जाता है। ठीक है, वो कूलम्ब में मापा जाता है, लेकिन आमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। अगला सवाल है 66 के बाद साथियों 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता? विद्युत धारा, देखो विद्युत धारा अगर मापने की बात करें तो क्या हो जाएगा? आमीटर से मापते हैं। अगर
पूछे साथियों विद्युत धारा की उपस्थिति, किसी में विद्युत है या नहीं आ रहा है, उसको कौन चीज से मापते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं साथियों विद्युत धारा मापन के लिए। क्लियर है। अगला ये विद्युत धारा की उपस्थिति के लिए मापन के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला साथियों बोला गया एम्पियर डैश घंटा मात्रक है। तो एम्पियर साथियों क्या बोला गया है, एम्पियर बोला गया सर किसका मात्रक है। ठीक है, एम्पियर बोला गया है किसका घंटा मात्रक है, तो आंसर रखना आवेश का घंटा मात्रक है। ठीक है, आवेश का बोल सकते हैं घंटा मात्रक। घंटा मात्रक इसलिए बोला गया साथियों, आवेश बराबर क्या होता है, आवेश हम लोग क्यू जो क्यू होता है वो एम्पियर हम लोग क्या होता है, आई बराबर एम्पियर बराबर ये धारा बराबर क्यू अपन टी होता है। धारा बराबर क्या होता है, क्यू अपन टी। तो जब साथियों एक घंटा में जो हम लोगों का जितना भी धारा प्रवाहित होता है तो उसी को हम लोग आवेश कह लेंगे, ये एम्पियर कह लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल बोला धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक कौन होते हैं साथियों, तो धारावाहक कौन होता है, तो आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन पूछा गया जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, यानी कि उसमें जो कण गतिशील करते हैं वो कौन होते हैं साथियों, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विभवांतर का SI मात्रक पूछा गया साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब सारा ही। तो विभवांतर का SI मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट हो जाएगा। अभी आपको कूलम बताया, कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक गुरुजी कूलम होता है। अच्छा गुरुजी एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर साथियों विद्युत धारा का मात्रक होता है। अच्छा ओम किसका मात्रक होता है साथियों, तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला बोला ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक याद रखना जूल होता है साथियों। ऊर्जा का SI मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल पूछा गया है 73वां नंबर आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक साथियों अभी आपको बार बार बता रहे कूलम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट हम लोग किसको कहेंगे साथियों, तो याद रखना 1 वोल्ट किसको कहते हैं, 1 जूल पर कूलम को। 1 जूल पर कूलम को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 जूल पर कूलम को। ठीक है, 1 जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, हम लोग 1 जूल पर कूलम को क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे सर क्या, इन्हीं को तो बोलेंगे 1 वोल्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। किसका अर्थ साथियों जल होता है, तो ये आपको बताना है। हालांकि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया, आंसर हो जाएगा हाइड्रो। हाइड्रो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रो। H2O तो जल होता है, तो हाइड्रो इसमें होता है 2 हाइड्रोजन का यूनिट, इसी को हाइड्रो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 76वां नंबर सवाल है साथियों किसी उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता। किस उपकरण में पूछा गया है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता साथियों, तो याद रखना वोल्ट मीटर में कोई भी चिन्ह नहीं होता है, इसको हम लोग किसी भी तरह से ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से साथियों किस तरह की धारा प्राप्त होती है, तो आंसर आपको बताना, तो आंसर हो जाएगा सर दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा DC। ठीक है, और अल्टरनेटिव करंट किससे होती है साथियों, तो हमारा जो जैसे विद्युत वाला उपकरण हो गया डायरेक्टली प्रत्यावर्ती धारा, तो आंसर बैटरी से कैसा, तो दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन है साथियों विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक। देखो प्रतिरोध का SI मात्रक पूछ ले प्यारे बच्चों, प्रतिरोध का SI मात्रक पूछ ले तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। लेकिन साथियों प्रतिरोधकता का SI मात्रक पूछ ले तो ओम मीटर हो जाएगा। ओम मीटर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 78 का। क्लियर है साथियों, ओम पर मीटर नहीं होगा, आपको याद रखना ओम मीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला साथियों 78 के बाद हमारा 79 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा गया। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक याद रखना साथियों चांदी होता है। अच्छा अगर कभी कभी ऑप्शन में ऐसे नहीं देता साथियों, आपको याद रखना कभी कभी ऑप्शन देता है ऐसे, मान के चलो AU दे दे, AG दे दे, FE दे दे, जिंक दे दे, तो बताओ, या फिर कॉपर दे दे मान के चलो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा तो पता होगा कि हमें चांदी होता है सर, लेकिन हमें तो नहीं पता इसमें चांदी कौन है। तो याद रखना चांदी को हम लोग किससे में यहाँ पे लिखते हैं सर, AG से। किससे, AG से। सर कैसे याद रखें AG से, तो आपको याद रखना है सर सोना चांदी तो सबको ही पहनता है। गांव वाले क्या पहनते हैं साथियों, गांव वाले सोना पहनते हैं। गांव वाले सोना पहनते कि चांदी, गांव वाले सर चांदी पहनते हैं, शहर वाले सोना पहनते हैं। गांव वाले चांदी पहनते हैं, शहर वाले सोना पहनते हैं। और शहर में साथियों क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश थोड़ा ज्यादा बोला जाता है। तो शहर में सब कोई अपने हस्बैंड को बोलते हैं AU सुनते हो, AU सुनते हो, और गांव में बोला जाता है AG सुनते हो। तो ऑप्शन हो जाएगा चांदी का AG, सोना का AU। क्लियर है, कैसा लगा ट्रिक भाइयों बताओ। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया
किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। कुंडली में साथियों प्रतिरोध का फॉर्मूला पूछा गया, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए साथियों, V बराबर आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई आर। पूछा क्या है? आर होता है प्रतिरोध, तो हम लोग आर को उधर रहने देते हैं, आई को इधर ले आते हैं साथियों। आई को क्या करते हैं हम लोग? इधर ले आते हैं। जैसे हम लोग आई को इधर ले आएंगे तो V बट्टे क्या हो जाएगा? आई बराबर आर, यानी कि V बट्टे आई होगा। ये एक नहीं है साथियों, सब आई है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। ऑप्शन नंबर बी 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81वां नंबर सवाल है साथियों, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध होता है। जब तापमान बढ़ा दें तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा साथियों? प्रतिरोध क्या हो जाएगा? जब तापमान बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध किसको कहते हैं साथियों? तो प्रतिरोध जो है, जो विद्युत धारा में जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है, यानी कि विद्युत धारा जाने से रोकता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो तापमान अगर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल पूछा गया, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछा गया साथियों। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला सवाल पूछा गया है, 1 जूल का मान होता है साथियों, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है, ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 जूल में कितना कैलोरी हो जाएगा? तो 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन साथियों बन सकते थे ना, वो सारे हमने कराए हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अगला सवाल पूछा गया 84 नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो हमारे घरों में जो बल्ब होता है साथियों, उसमें जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। अच्छा, विद्युत हीटर जो होता है साथियों, उसका जो तार होता है वो किससे बना होता है साथियों? तो याद रखना नाइक्रोम का। किसके? नाइक्रोम का। और विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। अगला सवाल पूछा गया 85 नंबर, 1 हॉर्स पावर होता है साथियों, तो 1 HP बराबर कितना होता है साथियों, ये पूछा गया। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ पे साथियों 743 इसका सही ज्यादा करेक्ट आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर है नहीं, तो आपको 746 वाट लगाना। क्या हो जाएगा? 746 वाट 1 हॉर्स पावर बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल पूछा गया साथियों, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। देखो ये चुंबक है साथियों, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखना, दक्षिण से ये नॉर्थ पोल हो गया साथियों, ये साउथ हो गया। तो चुंबक के भीतर कैसे होता है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। क्लियर है। दक्षिण से उत्तर हो जाएगा चुंबक के भीतर। सर चुंबक के बाहर क्या उल्टा होगा? हाँ सर, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण होगा। चुंबक के बाहर साथियों उत्तर से दक्षिण होगा। क्लियर है। चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को साथियों प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, क्लियर है। चुंबक के अंदर क्या होगा? चुंबक के अंदर सर हम समझे कि साउथ से, यानी कि हमारा चुंबक के अंदर दक्षिण से किधर चल जाएगा? दक्षिण से हमारा साथियों उत्तर चल जाएगा, दक्षिण से उत्तर। लेकिन चुंबक के बाहर कैसे जाएगा? चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला बोला गया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की? तो विद्युत धारा के साथियों चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की? ऑरस्टेड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए। ऑरस्टेड नहीं सर, माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल लाल फैराडे साथियों ए नंबर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? तो माइकल लाल फैराडे। ऑप्शन नंबर ए, माइकल फैराडे। अगला पूछा गया, विद्युत जनित्र में आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल दिया जाता है साथियों? तो आंतरिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया है, बोला गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? साथियों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को अभी हमने आपको बताया, जनित्र यानी कि जनरेटर कहते हैं। साथियों हम लोग 89 सवाल तक पहुंच चुके हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें साथियों, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। अपने दोस्तों में शेयर करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करें कि कैसा लग रहा है आपको सेशन साथियों। बहुत मोटिवेशन हमें मिलेगी, तब जाके हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाएंगे साथियों। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, ये पूछा गया। तो साथियों प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति के बारे में पूछा गया, तो आपको याद रखना है साथियों, प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट की होती है? तो साथियों हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है साथियों वो कितने की होती है? तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, हम लोग बैटरी से करंट नहीं ले रहे, हम लोग डायरेक्ट ऊपर से करंट ले रहे हैं साथियों, तो इसको हम लोग अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, AC। ठीक है, और ये हमारा धारा डीसी हो गया साथियों। डीसी हम लोगों का नहीं है, कौन सा है? एसी है। 220 वोल्ट आता है, तभी तो घर वाला बोलता है कि गांव में क्या बोलता, 2 को गरम गरम तार में लगा दो, क्या बोलता है? बोलता 440 हो गया। 440 किसको बोलते हैं साथियों? 440 वोल्ट। 220 200 वोल्ट 440, तो प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा सी नंबर। अगला बोला स्विच लगाए जाते हैं साथियों, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच कैसे लगाए जाते हैं साथियों ये पूछा गया, हम लोगों का पूछा गया। तो याद रखना स्विच हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। ठीक है, ठंडे तार में नहीं, गर्म तार हम लोग जो प्लस वाला तार होता है। अगला क्वेश्चन
प्रश्न पूछा गया विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है साथियों, तो उष्मीय प्रभाव पे। जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा के मान बढ़ेगा साथियों, तो उष्मा बढ़ जाएगी, और जैसे उष्मा बढ़ेगी साथियों तो हमारा जो फ्यूज है, फ्यूज का वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जिससे घर में जो है कोई चीज क्षति नहीं पहुंचेगी। अगला प्रश्न पूछा गया विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक पूछा गया साथियों। व्यापारिक का एक और नाम है व्यावसायिक मात्रक। व्यावसायिक मात्रक याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक या पूछ ले या व्यावसायिक मात्रक पूछ ले साथियों, तो एक चीज आपको याद रखना है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। यूनिट सर कितना होता है, किलोवाट घंटा, ये भी कभी रहता है, ज्यादातर यही रहता है किलोवाट घंटा, KWH या फिर लिखा रहेगा किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो किसी भी तरह से लिख ले, व्यापारिक मात्रक पूछे यूनिट हो जाएगा सर, व्यापारिक मात्रक पूछे किलोवाट घंटा हो जाएगा सर, KWH हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। बोला गया निम्न में से कौन ऊर्जा का उत्तम स्रोत नहीं है। साथ उत्तम स्रोत है साथियों, ये भी चैप्टर जैकबोर्ड से हटा दिया गया, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, ये भी हमको करके जाना है सर। 10-12 क्वेश्चन है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्यों अगर छोड़ दें, अगर ये पूछ ले, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाले सवाल है, ये आपको करके ही जाना है। ठीक है। अगला बोला गया तो निम्न में से ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन सा साथियों, ऊर्जा का उत्तम स्रोत के बारे में पूछा गया, इनमें से कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बायोमास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला पूछा गया साथियों डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग कहां पे किया जाता है साथियों, ये पूछा गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 96 का पूछा गया है डीजल का। तो भारी वाहन में, जैसे ट्रक भारी वाहन हो गया, हाँ सर करता है। रेल के इंजन में, हाँ सर रेल के इंजन में भी किया जाता है, आजकल तार होता है लेकिन किया तो जाता है। विद्युत के उत्पादन में भी किया जाता है, हाँ सर किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों। ठीक है। अगला सवाल है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, यानी कि सौर ऊर्जा का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते साथियों गर्म जल करने के लिए, तो बादलों वाले दिन में। बादल वाले दिन रहेंगे तो हम लोग तो कहां से करेंगे, तो बादल में तो सौर की ऊर्जा मिलेगी ही नहीं। अगला सवाल पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न, यानी कि सौर ऊर्जा से कौन वाला नहीं बना है साथियों, तो आंसर बताना आपको कि सौर ऊर्जा से कौन नहीं बना, तो नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा साथियों सौर ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये सॉरी माफ कीजिएगा, पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो हाँ नाभिकीय स्रोत हो जाएगा, क्योंकि ये जमीन के अंदर से निकलता है। बाकी भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा कैसे होता है साथियों, तो गर्म होने से। पवन ऊर्जा कैसे होता है साथियों, तो हमारा कहीं ना कहीं वो सौर मंडल से ही निकलता है। ठीक है, जय मात्रा भी सौर मंडल से, आंसर आपका नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो कौन से धातु से बना जाता है साथियों सोलर सेल हमारा, किससे बना होता है, तो सिलिकॉन और एक क्या होता है जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 99 का। अगला पूछा गया बायोगैस का अवयव है सर, बायोगैस किससे बनाया जाता है, तो याद रखनी है CH4, जिसको मीथेन बोला जाता है साथियों, CH4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन चक्की का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर घंटा। सर सिलेबस में नहीं है तो करके जाना, हाँ जी करके जाना, 10-12 क्वेश्चन कर लोगे, क्या घाटा हो जाएगा, नहीं सर नहीं घाटा होगा, बहुत अच्छे। चलो अगले सवाल की ओर बोला गया है कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक उष्णन के लिए साथियों कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, वैश्विक तापन, वैश्विक उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग साथियों बढ़ता है। 102 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है साथियों, बोला गया है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। जल विद्युत संयंत्र साथियों किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सॉरी पूछा गया विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, तो जल विद्युत उपकरण विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन सी ऊर्जा को साथियों, तो याद रखना नाभिकीय ऊर्जा को किसमें बदल देता है साथियों, नाभिकीय ऊर्जा को। ये पूछा गया क्वेश्चन, एक बार देख लो, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है साथियों, तो कौन से विद्युत, स्थितिज ऊर्जा को बदलता है साथियों, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला पूछा गया जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का साथियों वास्तविक स्रोत क्या है, जैसे हमारा कोयला, तो वो कौन सा हो जाएगा साथियों, तो ये हालांकि आंसर बहुत करेक्ट नहीं है, लेकिन सूर्य आपको मान लेना। ठीक है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का। अगला है साथियों 104 के बाद 105 नंबर, धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है। धूप में रखे सौर सेल से कितना जो है वाट विद्युत उत्पन्न होता है साथियों, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, तो 0.7 वाट। क्लियर है। अगला सवाल पूछा गया नरोरा नाभिकीय
विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? नरोरा रावी के विद्युत संयंत्र किस राज्य में हुआ साथियों? ये बोला गया, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला साथियों सवाल 107वां नंबर, बोला गया सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हमने आपको बताया अवतल दर्पण का और प्रयोग कहां किया जाता है साथियों? दाढ़ी बनाने में किया जाता है, ENT के डॉक्टर में किया जाता है साथियों। ठीक है, भट्ठी में किया जाता है, सौर भट्ठी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत यानी कि जो कभी खत्म नहीं होने वाला साथियों, वो कौन सा है? तो वो हमारा सूर्य है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए साथियों? तो यूरेनियम चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? तो खाना हम लोग जो बनाते हैं साथियों, वो कौन सा गैस होता है? LPG गैस होता है कि CNG होता है? तो आंसर हो जाएगा सर, हम लोग घर में जो यूज करते हैं साथियों, वो लिक्विड पेट्रोलियम LPG गैस करते हैं। ठीक है, और पूछा ये क्वेश्चन कुछ उल्टा पूछ लिया, देखो यहाँ नहीं लगाया, वो हमने देखा नहीं, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके जाना। बोला कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है कोयला का तो उपयोग करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं और LPG का भी करते हैं। ठीक है, LPG जो हमारा गैस सिलेंडर होता है उसमें LPG गैस भरा जाता है, लेकिन CNG का प्रयोग नहीं करते हैं साथियों। CNG का प्रयोग हम लोग कहाँ पे होता है? तो CNG वाला ऑटो आजकल आया, बहुत ज्यादा देखते हो कि नहीं? तो ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा किसको बोलते हैं साथियों? जो दोबारा प्राप्त नहीं होता, लेकिन पूछा कौन इसमें से नहीं है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि एक बार खत्म हो जाए तो पेट्रोल दोबारा नहीं मिलेगा, ये तो अनवीकरणीय ऊर्जा का, ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। कोयला भी अनवीकरणीय ऊर्जा है। बायोगैस क्या है साथियों? तो बायोगैस हमारा कौन सा हो जाएगा? तो बायोगैस हमारा हो जाएगा साथियों ये नवीकरणीय ऊर्जा। प्राकृतिक गैस जैसे एक बार खत्म हो जाए तो ये अनवीकरणीय, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में आता है साथियों CNG, ठीक है, पेट्रोलियम, LPG, तो ये सब भी खत्म हो जाएगा, तो ये भी हमें दोबारा नहीं मिल पाएगा। और यही तो पूछा गया कि और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि नवीकरणीय, तो आंसर हो जाएगा बायोगैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है नवीकरणीय यानी कि जो एक बार खत्म हो जाए दोबारा नहीं मिलेगा साथियों, तो कोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़े, 113वां नंबर, बोला गया सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए साथियों ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। ठीक है, अगला सवाल है साथियों 114वां नंबर, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन बचा साथियों, वीडियो के लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचे उसके पहले आप लोगों को बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है साथियों, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, उसके बाद साथियों वीडियो को में कैसा लगा प्यार दिखाना अपना ना भूलें, साथ ही साथ कितना सही हुआ वो भी आपको लास्ट में बताना भूल नहीं जाना है साथियों, कि कितने आपने 115 में सही किए और आपको कैसा लगा सेशन वो भी बताना। ठीक है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय साथियों जिसको हम लोग एक बार खत्म होने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। सर कोयला खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। प्राकृतिक गैस हो जाएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन सूर्य से जो ऊर्जा आता है सौर ऊर्जा, वो तो खत्म होने वाला नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 115वां नंबर, खिलौना में किस सेल का उपयोग करते हैं? खिलौना जो बनाया जाता है साथियों वो कौन सा सेल होता है? तो सूखा सेल होता है, ऑप्शन नंबर ए। साथियों इस तरह से हमने आज इस क्लास के दौरान फिजिक्स यानी कि पूरा फिजिक्स हम लोगों का जो साइंस है वो एक कंप्लीट पार्ट कंप्लीट किया है, जिससे झारखंड बोर्ड की परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछेगा या फिर अदर बोर्ड की परीक्षा में भी जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको आप गर्दा उड़ा के आओगे, जिस बात का हमारा साथ वादा है साथियों, हमारा ये पूरा विश्वास है। आप पूरी तरीके से अगर क्वेश्चन को करके जाते हो तो आप बहुत बेहतरीन करोगे साथियों। ये हमारे सेशन को आज हम लोग फिजिक्स के 115 क्वेश्चन को पूरा किए साथियों। बहुत जल्दी आपका और भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पार्ट आएगा और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप इस वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार दिखाओगे, बहुत ज्यादा इसमें शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी जाके हमें मोटिवेशन मिलेगा साथियों, और हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द लाएंगे। साथियों वीडियो एंड करने से पहले बता दूं, मैं आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो 9835146164 पे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, लिंक उस पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर इस पे आप मैसेज करके डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथियों हमारा एक वेबसाइट www.jackrankers.com पे आप विजिट करते रहे, वहां पे साथियों बहुत सारे आपको PDF और बहुत सारे आपको साथियों अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे, 115 में से कितना सही हुआ ये आपको कमेंट में बताना है साथियों। साथ ही साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को।